माँ, अंजलि कहाँ है? सब देखो, मैं आप सबके लिए कपड़ों की शॉपिंग करके आया हूँ। अपने बेटे की आवाज सुनकर कमला हॉल में आती है। क्या हुआ बेटा, क्यों आवाज दे रहा था? माँ देखिए, मैं आपके और अंजलि के लिए शॉपिंग करके आया हूँ। अरे आ गए आप, और ये आपके हाथ में शॉपिंग बैग, आपने शॉपिंग की है? हाँ अंजलि, देखो तुम्हारे लिए कितनी खूबसूरत खूबसूरत साड़ी लेकर आया हूँ। अब अंजलि और कमला मिलकर साड़ियों को देखने लगती हैं। अरे माँ देखिए, कितनी सुंदर साड़ी लेकर आए हैं अमित जी। हाँ हाँ, खूबसूरत तो होगा ही, फ्री में जो मिल रहा है। अपने बाप के घर से तो वैसे भी ऐसी कीमती साड़ी तूने पहनी नहीं होगी। अमित अपनी माँ की बातें सुनकर समझ जाता है कि माँ फिर से अंजलि को दहेज न मिलने के कारण कोस रही है। क्या माँ, आप हर बार ऐसे क्यों बोलती हैं अंजलि से? आप जानती तो हैं उसके मम्मी पापा गरीब थे। हाँ पता था गरीब थे, पर इतने गरीब थे कि दहेज भी नहीं देंगे, ये नहीं पता था। हमारे पैसों और दानों पर पल रही है। अपनी सास की बात सुनकर अंजलि की आंखों में आंसू आ जाते हैं और वो साड़ी छोड़कर अपने कमरे में रोती हुई चली जाती है। अब दहेज न मिलने के कारण कमला हमेशा अपनी बड़ी बहू को ताने देती रहती और कभी उससे सीधे मुंह ना तो बात करती और ना ही प्यार से पेश आती। तभी एक दिन कमला से मिलने पड़ोस की सुमित्रा आती है, जहाँ कमला अपनी बड़ी बहू से लड़ रही होती है। तू घर का काम नहीं करेगी तो और कौन करेगा? अरे सुमित्रा, तू यहाँ? अरे क्या हो गया? अरे कुछ नहीं। अरे तू क्यों खड़ी है यहाँ? जा हम दोनों के लिए 2 कप चाय बना कर ला। जी माँ जी, अभी लाई। अब कमला सुमित्रा के साथ अपने कमरे में बैठती है। अरे कमला, तो क्यों बेचारी बहू पर इतना भड़क रही थी? अरे भड़को नहीं तो और क्या करूं? शादी करके आई तब से हमारी छाती पर मूंग दल रही है, ऊपर से इसका ये फकीर बाप जिसने 1 रुपया भी दहेज में नहीं दिया। अच्छा, पैसे की बात है। वैसे अगर तुझे दहेज का इतना ही शौक है तो तू अपने छोटे बेटे की शादी क्यों नहीं करवा लेती? सोच तो मैं भी यही रही हूँ। अरे चिंता मत कर, मेरी नजर में एक लड़की है जो बहुत पैसे वाली है, मानो जैसे अंबानी के परिवार की हो। अगर उसे अपने घर की तू बहू बना लेना तो रोज राज करेगी कमला तू। इतना दहेज आएगा वहाँ से, बस थोड़ी सी दिक्कत है। अरे कैसी दिक्कत? दिक्कत गई भैंस चढ़ाने। अब तो मैं उसी लड़की से अपने बेटे की शादी करवाऊंगी। अब कमला अकेले अकेले ही लड़की के परिवार वालों से बात कर लेती है और फिर ये बात अपने बड़े बेटे से कहती है। अरे माँ, आपने सारे फैसले ले लिए, एक बार लड़की दिखाई भी नहीं, कैसी है नहीं है, और छोटा भाई भी यहाँ नहीं रहता, कम से कम उसे मिलवा तो देते। अरे वो मिलकर क्या करेगा? मैंने लड़की को देख लिया है, लड़की बहुत अच्छी है और तो और बहुत पैसे वाली भी है, बड़ी बहू की तरह कंजूस परिवार से नहीं है। सास की बात सुनकर अंजलि समझ जाती है कि ये दाना उसी के लिए है। अगले दिन कमला ये बात अपने छोटे बेटे को फोन पर कहती है। हाँ 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 ठीक है माँ, अच्छा, अगर आपको पसंद है तो फिर पक्का कर दो रिश्ता और शादी की तैयारी शुरू कर दो। फिलहाल ऑफिस में बिजी हूँ, बाद में बात करता हूँ। अब कुछ दिनों के बाद केशव घर आता है। घर में पूरी सजावट, शादी की तैयारियां चल रही होती हैं, जिसके बाद केशव की हल्दी की रस्म होती है। कितने खूबसूरत लग रहे हैं मेरे देवर जी, हल्दी का रंग तो खूब चढ़ा है। कितना भी हल्दी लगा लूं, आपकी जितना खूबसूरत थोड़े ना हो पाऊंगा भाभी माँ। अच्छा, इतना प्यार अपनी भाभी से? देख लो कहीं देवरानी जी के आने के बाद बदल मत जाना। अच्छा, बस अब शांत हो जा, अभी तेरी देवरानी आई भी नहीं और तू उससे जलने लगी। वैसे कमला, तूने बताया नहीं कि तेरी छोटी बहू कैसी दिखती है? विमला ताई, आपने पहली बार पते की बात की है, ये बात तो मुझे भी जाननी थी। माँ, लड़की दिखती कैसी है, एक बार हमें दिखा तो देती कम से कम। अरे शादी के बाद तो तुम्हें ही देखना है, देखते रहना। फिलहाल हल्दी की रस्म पर ध्यान दो, मुहूर्त निकला जा रहा है। मुझे माँ जी की ये बात कुछ हजम नहीं हो रही। शादी की बात हो गई, हल्दी की रस्म आ चुकी है और अब तक माँ जी ने बताया नहीं कि देवरानी जी कैसी है, कैसी दिखती है। ऐसी क्या बात है जो माँ जी छुपा रही है? अब इसी तरह केशव की मेहंदी की रस्म होती है और शादी के कामकाज में सामान को इधर से उधर रखती हुई कमला हाथों के बल गिर जाती है और उसके हाथों में गहरी चोट लग जाती है। आए तौबा, ये क्या हो गया? अब केशव और अमित फटाफट डॉक्टर को बुलाते हैं, जिसके बाद डॉक्टर कमला के हाथों में टेम्परेरी प्लास्टर करके जाते हैं। अब मैं अपनी छोटी बहू का गृह प्रवेश कैसे करूंगी? मेरे तो हाथ में चोट ही लग गई है। माँ जी, आप चिंता मत कीजिए, मैं हूँ ना, मैं करूंगी।
अपनी देवरानी का गृह प्रवेश। अब देखते ही देखते शादी का दिन आ जाता है, जहाँ मंडप पर इशिता घूंघट में बैठी हुई होती है। ओह गॉड, मुझे अब तक नहीं पता कि मेरी फ्यूचर वाइफ कैसी दिखती है। जिस दिन माँ से पहली बार बात हुई शादी को लेकर, उस समय मैं बिजी था और उनसे पूछ ही नहीं पाया कि लड़की कैसी दिखती है। वर और वधू का विवाह संपन्न हुआ। अब इशिता शादी करके अपने ससुराल आती है, जहाँ चौखट पर उसकी जेठानी आरती की थाली लेकर उसका गृह प्रवेश करने के लिए खड़ी होती है। देवरानी जी, अपना घूंघट थोड़ा पीछे कर लीजिए, मुझे आरती और आपके माथे पर तिलक लगाना है। फाइनली अब मुझे पता चलेगा कि मेरी वाइफ कैसी दिखती है। अब इशिता जैसे ही अपनी घूंघट को पीछे करती है, उसकी सफेद बाल चेहरे की झुर्रियां साफ साफ दिखने लगती है, जिसे देख अंजलि घबरा जाती है और उसके हाथ से आरती की थाली छूट जाती है। हे राम, बूढ़ी देवरानी, माँ जी, ये क्या, आप मुझसे बूढ़ी देवरानी का गृह प्रवेश करवा रही हैं? अरे बाप रे, इतनी जवान जेठानी अपनी बूढ़ी देवरानी का गृह प्रवेश कर रही है। अरे कमला, तुझे बहू तराशने नहीं आई क्या? जो ये अपनी उम्र की बूढ़ी औरत को तूने इस घर की बहू बना दिया। मेहमानों के जाने के बाद माँ, आखिर क्यों किया आपने ऐसा? आखिर क्यों मेरी शादी एक बूढ़ी औरत से करवाई आपने? अरे फ्री में शादी नहीं करवाई है तेरी इस बूढ़ी औरत से, करोड़ों का दहेज दिया है इसके बाप ने। पहले बेटे की शादी में दहेज के नाम पर फूटी कौड़ी नहीं मिली थी, तो क्या दूसरे बेटे की शादी भी यूं ही खाली हाथी कर देती? अपनी माँ की बातें सुनकर केशव समझ जाता है कि अब उसके पास अपनी बूढ़ी वाइफ को अपनाने के सिवा कोई और रास्ता नहीं है। अगले दिन सुबह इशिता आराम से सो रही थी, वहीं अंजलि सबको खाना बनाकर खिला चुकी थी। कुछ देर बाद इशिता हॉल में आती है। एक सेकंड, आप लोगों की हिम्मत कैसे हुई मेरे दहेज का सामान हॉल में शिफ्ट करने की? ये सारा सामान मेरे कमरे में शिफ्ट होगा। हाँ बहू, तू ठीक कह रही है, अब दहेज का सामान तेरा है तो तेरे ही कमरे में शिफ्ट होना चाहिए। वैसे बहू, ये दो एसी में से एक एसी में अपने कमरे में लगा लूं? कोई जरूरत नहीं है मेरे दहेज के सामान को हाथ लगाने की भी। अब इशिता सारा सामान अपने कमरे में शिफ्ट कर लेती है। अगले दिन सुबह अंजलि रसोई में झूठे बर्तन धो रही होती है। देवरानी जी, जब तक मैं ये बर्तन मांज रही हूँ तब तक आप खाने की तैयारी कर लीजिए। अरे अपनी बूढ़ी देवरानी को काम बता रही हो? अब भला इस उम्र में मुझसे काम हो पाएगा? मेरे तो पहले ही जोड़ों और कमर में दर्द हो रहा है, और वैसे भी दहेज दिया है मेरे डैड ने इस घर में, वो भी भर भर के। मैं की नौकरानी की तरह काम करूं? अगले दिन कमला गर्मी से परेशान होकर अपनी बूढ़ी बहू के बेड पर एसी की ठंडी हवा में सो जाती है। तभी वहाँ पर इशिता आती है और एसी को बंद करते हुए अपनी सास के मुंह पर पानी का गिलास फेंकती है। क्या हुआ? अरे मैं कहती हूँ, आपकी हिम्मत कैसे हुई मेरे दहेज के एसी को चलाकर सोने की? बस मैं बहू। तभी वहाँ आती है अंजलि। देवरानी जी, किस तरीके से बात कर रही हैं आप आजी से? छोड़ दे बहू, कुछ मत कह। अब धीरे धीरे कमला भी इशिता से परेशान होने लगती है। तभी एक दिन कमला अपने हाथों में तेल की कटोरी लेकर इशिता से कहती है, बहू, ए बहू, मेरे जोड़ों में काफी दर्द हो रहा है, जरा मालिश कर दे। अब इशिता अपनी सास की बात सुनकर अपनी सास का हाथ मोड़ते हुए कहती है, अच्छा, मेरा बुढ़ापा तुझे नजर नहीं आ रहा है क्या, जो तू मुझे अपने शरीर में तेल लगाने को कह रही है? माँ के दर्द की आवाज सुनकर सभी लोग वहाँ पहुँचते हैं और इशिता को ऐसा करता देख केशव खुद पर कंट्रोल नहीं कर पाता। वो खींच के एक तमाशा इशिता के गाल पर लगाता है। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरी माँ के साथ इस तरीके से पेश आने की? और माँ, आप क्या यही दिन दिखाने के लिए आपने मेरी शादी इस बूढ़ी औरत से की थी? क्या अब भी आपको इसका पैसा और दहेज ही नजर आ रहा है? देवर जी, मैं तो चुप थी। सच कहूंगी, बूढ़ी देवरानी जब से आई है तब से इस घर में बदतमीजी कर रही है। हाँ, सही कह रहा है बेटा, मैंने बहुत बड़ी गलती करी है दहेज के लालच में आकर इस बूढ़ी औरत से शादी कराकर। पर बस अब और नहीं। बहू, मैं तो कहती हूँ तू उठा अपना दहेज का एक एक सामान और निकल जा मेरे इस घर से। नहीं माँ जी, ऐसा मत कीजिए, बहुत मुश्किल से मुझ बूढ़ी औरत की शादी हुई है। अगर आपने भी मुझे निकाल दिया तो समाज के लोग मुझ पर थू थू करेंगे। इशिता, अगर तुम्हें इस बात की जरा भी वैल्यू होती ना तो तुम्हारा बिहेवियर ऐसा कभी नहीं होता। गलती हो गई केशव जी, माफ कर दीजिए। आगे से कभी मेरा बर्ताव घर के सदस्यों के साथ ऐसा नहीं होगा। अब इशिता को ऐसे गिड़गिड़ाता देख घर के सभी सदस्य उसे माफ कर देते हैं।
जिसके बाद कमला अपनी बूढ़ी बहू और अंजलि अपनी बूढ़ी देवरानी के साथ खुशहाल जिंदगी बिताने लगती है। आंधी तूफान बारिश में गरीब ननद की शादी। पूजा कमरे में बैठकर कपड़े ठीक कर रही होती है, तभी वहां आकर काजल अपनी भाभी का हाथ खींचकर उसे अपने साथ चलने को बोलती है। भाभी बहुत अर्जेंट काम है, चलो। पर माँ जी, पिताजी को तो आने दो। भाभी बात को समझो, माँ के आने से पहले हमें वहां से होकर आना है, अब चलो। काजल जबरदस्ती पूजा को अपने साथ कॉलेज ले जाती है। कॉलेज के बाहर विशाल नाम का लड़का पूजा और काजल का इंतजार कर रहा होता है। पूजा को देख विशाल बोलता है, भाभी, मेरी माँ मेरे लिए रिश्ता देख रही हैं, पर मैं अपनी पसंद की लड़की से शादी करना चाहता हूँ। मेरी माँ मेरे और काजल के रिश्ते के लिए नहीं मानेंगी, और जिस तरह से वो मेरा रिश्ता देख रही हैं, बहुत जल्द मेरी शादी भी हो जाएगी। इसलिए मैं चाहता हूँ कि आप हमें सपोर्ट करें। अगर आप बात करोगी तो मेरी माँ भी मान जाएंगी। मैं इसमें तुम्हारी क्या मदद कर सकती हूँ काजल? तुम तो जानती हो ना, माँ जी नहीं मानेंगी। जानती हूँ भाभी, तभी तो आपकी मदद चाहिए। मौसम भी बिगड़ रहा है, प्लीज बताइए, आप हमारी मदद करेंगी ना? मुझे थोड़ा समय दो, पहले मैं तुम्हारे भैया से बात करूंगी, उसके बाद ही आगे कुछ होगा। अब चलो, इससे पहले आंधी तूफान के साथ बारिश भी शुरू हो जाए। मौसम खराब होने की वजह से पूजा विशाल से ज्यादा देर बात नहीं कर पाती और घर आती है। अब मौका मिलते ही पूजा अकेले कमरे में पवन से इस बारे में बात करती है। अगर काजल उस लड़के से शादी करना चाहती है, एक काम करो, कल ना तुम माँ की पसंद का खाना बनाना। अगले दिन पूजा अपनी सास को खुश करने के लिए उसकी पसंद के राजमा चावल, बूंदी का रायता और पराठे बनाती है। क्या बात है, कोई काम निकलवाना है क्या मुझसे? आज सब कुछ मेरी पसंद का बना है। अरे दाल में कुछ काला मुझे भी लग रहा है। वो माँ जी, मैं क्या कह रही थी, क्यों ना हम नंद जी की शादी के लिए लड़का देखना शुरू कर दें? अरे अभी तो इसका कॉलेज भी सही से पूरा नहीं हुआ। इसके पिता और भाई इस पर इतने पैसे खर्च कर रहे हैं, एक बार इसकी पढ़ाई पूरी हो जाए तो इसके लिए अच्छे घर का रिश्ता देखें। आखिर हम इसीलिए तो इसे पढ़ा रहे हैं, ताकि इसकी शादी अच्छे घर में करवा सके। खाना खाते हुए आशा अपनी बहू से बातें कर रही होती कि तभी तेज आंधी तूफान के साथ बारिश भी होने लगती है। हे भगवान, घर की छत इस साल भी टपकने लगी। खिड़की दरवाजों से भी बारिश का पानी आ रहा है। कोई बात नहीं पापा, मैं और काजल हैं, खिड़की दरवाजे बंद कर देते हैं। पूजा तुम बात करो। माँ जी, मेरी नजर में एक लड़का है, आप बोलो तो मैं रिश्ता भेजूं? अरे नहीं बहू, अभी इन सब की जरूरत नहीं है। वो माँ जी, काजल कॉलेज में एक लड़की को पसंद करती है, वो भी नंद जी को पसंद करता है और उसके लिए रिश्ता भी देखा जा रहा है। अगर हमने कुछ नहीं किया तो बहुत जल्द उस लड़की की शादी हो जाएगी, और अगर उसकी शादी हो गई तो फिर हमारी काजल का क्या होगा? मैंने इसे पढ़ने के लिए भेजा था, ना कि लड़का देखने। इसे पढ़ाई लिखाई पर ध्यान देना चाहिए था, पर ये तो, मैं इसकी शादी इसकी पसंद के लड़के से कैसे करूं? हम उसे जानते भी नहीं है और ना इसकी पढ़ाई पूरी हुई है। कोई बात नहीं माँ, शादी तो हमें इसकी करनी ही है, और इसके कॉलेज का लास्ट साल चल रहा है। बाकी की पढ़ाई तो ये शादी के बाद भी पूरी कर सकती है। और रही लड़के की बात, तो आप मुझे थोड़ा सा टाइम दो, मैं उसके बारे में पता लगवाता हूँ। घर की हालत देखिए, घर की छत ठीक करवाने के पैसे नहीं है और तुम लोगों को इसकी शादी करवानी है। नाराज आशा अपने कमरे में चली जाती है। इसी तरह कुछ दिन बीत जाते हैं और एक दिन पवन अपनी माँ से कहता है, माँ, उस दिन पूजा जिस लड़के के बारे में बात कर रही थी, मैंने उस लड़के के बारे में पता लगवाया है। सुनने में तो आया है कि लड़का बहुत अच्छा है और वो लोग अच्छे घर से हैं। हमारी काजल वहाँ खुश रहेगी। हमें बात आगे बढ़ानी चाहिए। आशा, आप मान भी जाओ, लड़का अच्छे घर से है, जैसा तुम चाहती थी। जो करना है करो। अब पवन और पूजा विशाल से बात करते हैं। विशाल काजल के बारे में अपने घर में सबको बताता है और बहुत जल्द पवन अपनी फैमिली के साथ काजल का रिश्ता लेकर उनके घर जाता है। इसी तरह कुछ दिन बीत जाते हैं और बहुत जल्द विशाल भी अपनी माँ शोभा के साथ काजल के घर अपनी गाड़ी से रिश्ता लेकर आता है। क्योंकि बारिश का मौसम था, इसीलिए तेज आंधी तूफान के साथ बारिश भी होने लगती है। अब तो तुम हमारे घर की अमानत हो। अच्छा, रिश्ता तो पक्का हुआ। अब हमें चलना चाहिए। बाहर बारिश बहुत तेज हो रही है और साथ में आंधी तूफान भी चल रही है। पवन बेटा, जरा घर आए मेहमानों को बाहर तक छोड़ आओ। पवन शोभा और विशाल को घर के बाहर तक छोड़ने जाता है, जहां गाड़ी में बैठने से पहले शोभा मुंह बनाते हुए अपने बेटे से कहती है, कैसा घर है, अभी उनके घर की छत टपक रही है तो ये शादी में क्या करेंगे? कैसे करेंगे ये गरीब लोग अपनी इस टपकती घर में अपनी बेटी की शादी? इस घर में करना जरूरी था क्या? तो क्या हो गया माँ, कौन सा मुझे यहाँ आके रहना है, और काजल भी हमारे साथ हमारे घर जाएगी।
विशाल अपनी माँ को समझाकर गाड़ी में बैठता है और वो लोग वहां से तेज बारिश में अपने घर के लिए चले जाते हैं। पर पवन उदास घर में जाता है और सारी बात अपने घर वालों को बताता है, जिस पर पूजा अपने घर वालों से कहती है, शादी को अभी 1 महीना है, इस 1 महीने में हम थोड़े पैसे तो जमा कर ही सकते हैं। मैं आज पड़ोस के लोगों से बात कर लूंगी, शादी वाले दिन उनके घर के बाहर खाने का इंतजाम हो जाएगा। बाकी आप कुछ पैसे उधार ले लेना और उससे भी बारिश से बचने के लिए कोई जुगाड़ कर लेंगे, ताकि बारिश की वजह से काजल की शादी में कोई अड़चन ना आए। शादी को ज्यादा दिन दूर नहीं थे, इसीलिए पवन और विनोद अगले ही दिन पैसे लेने के लिए अपने रिश्तेदार और दोस्त यार के घर जाते हैं। पर कोई भी पैसे से उनकी मदद नहीं करता और बड़ी मुश्किल से वो लोग 30,000 रुपए जमा कर पाते हैं। मुझे सिर्फ 15,000 कर्ज मिला और पवन को भी इतना ही। टोटल मिलाकर सिर्फ 30,000 हो पाए हैं। ऐसे में शादी कैसे होगी? ऊपर से बारिश का मौसम, हर रोज तेज आंधी तूफान चलती है। कोई बात नहीं पापा जी, मेरे पास मेरी माँ का दिया हुआ कड़ा है, मैं उसे बेचकर शादी के बाकी इंतजाम कर लूंगी। इतना बोल अगले ही दिन पूजा आशा के साथ दुकान जाती है और वहां से अपने कड़े बेचकर घर आती है। देखते ही देखते शादी का दिन नजदीक आ जाता है और शादी से कुछ दिन पहले खेत में सूखी घास मिली तो मैं माँ जी के साथ इसे लेकर आ गई। आप इसे छत की मरम्मत कर लीजिए। अभी ज्यादा जगह से छत नहीं टपक रही है, अगर छत की मरम्मत हो जाएगी तो बारिश में परेशानी नहीं होगी। भाभी सही कह रही है, परसों ही मेरी हल्दी है और बाहर जैसा मौसम है, मुझे डर है कहीं बारिश ना हो जाए। बिना कोई देरी करे विनोद और पवन घर के बाहर जाते हैं और सीढ़ी लगाकर उन सूखी घास से छत की मरम्मत करते हैं। देखते ही देखते हल्दी का दिन आ जाता है। घर आए सभी मेहमान और पूरा परिवार पीले रंग के कपड़े पहनते हैं, तो वहीं पूजा हल्दी का सारा अरेंजमेंट घर के बाहर तिरपाल लगाकर करती है, जिसे वह गांव की कुछ लड़कियों के साथ मिलकर अच्छे से पीले कपड़े और फूलों से सजाती है और घर में खाने का इंतजाम करती है। अरे बहू, तुम घर में खाना बना रही हो, खाने का इंतजाम बाहर कर लेती। नहीं आंटी, बारिश जैसा मौसम बना है, किसी भी वक्त बारिश हो सकती है और हमने 2 दिन पहले ही छत की मरम्मत करी है। खाना घर में बनाना ही ठीक रहेगा। आप सब बाहर चलिए ना, ढोल बजाओ, हल्दी लगाना शुरू कीजिए। घर आए मेहमान खाना बनाने में पूजा की मदद करवाते हैं, तो वहीं घर के बाहर तिरपाल के नीचे बैठकर हल्दी की रस्म शुरू होती है। हल्दी की रस्म पूरी होते ही तेज आंधी तूफान चलने लगती है और तिरपाल उड़ जाता है। बिगड़ता मौसम, तेज आंधी तूफान मेरी बेटी की शादी में तो अड़चन पैदा कर देगा। वो तो अच्छा हल्दी की रस्म पूरी हो गई थी और खाने का इंतजाम बहू ने घर में कर रखा था, वरना आज तो मुसीबत हो जाती। इस तरह हल्दी का दिन बीत जाता है। अगले ही दिन मेहंदी का दिन होता है। इस बार पूजा पहले वाली गलती नहीं करना चाहती थी, इसलिए वह तिरपाल लगाती है और चारों तरफ से घेर लेती है और अंदर बैठकर खाना बनाती है। तो वहीं घर के अंदर काजल की मेहंदी लग रही होती है। कुछ ही देर में तेज बारिश शुरू हो जाती है, जिससे उनके घर की छत फिर से टपकने लगती है। अब मैं आपकी मेहंदी कैसे लगाऊं? यहाँ से तो आपके घर की छत टपक रही है। कोई बात नहीं, आप इस साइड बैठ जाओ। खाना तो बन चुका है, अगर ये तिरपाल ना होता तो आज खाना भी नहीं बन पाता। सभी मेहमान खाने का इंतजार कर रहे होंगे, पर इस तेज बारिश में खाना लेकर बाहर कैसे जाऊं? पूजा बारिश रुकने का इंतजार करती है। जैसे ही बारिश रुकती, पूजा खाना लेकर घर में जाती है और सभी मेहमानों को चटाई बिछाकर खाना खिलाती है। देखते ही देखते शादी का दिन आ जाता है और पूजा उसी तिरपाल का मंडप बनाती है और फूल और साड़ियों से सजाती है। साथ ही जमीन पर ईंटें लगा देती है ताकि बारिश से कीचड़ ना हो। और पवन अपने घर की छत पर पन्नी लगाकर सूखी घास और ईंट रख देता है ताकि छत न टपके। कुछ ही देर में बारात आ जाती है और बारिश शुरू हो जाती है। पर इस बारिश में पूजा सभी मेहमानों को अपने घर में बैठाती है और इस बार बारिश में शादी होती है। शादी के बाद पूजा अपने घर वालों के साथ मिलकर घर आए बारातियों को अपने पड़ोसियों के घरों में बिठाकर खाना खिलाती है। कुछ देर बाद जब विदाई होती है तो काजल अपनी भाभी से कहती है, भाभी, इस बारिश में मेरी शादी कभी ना हो पाती अगर आप ना होती। बहू, आज तेरी वजह से बारिश में मेरी बेटी की इतने अच्छे से शादी हो पाई। पूजा की सूझबूझ से काजल की शादी अच्छे से हो जाती है और बिना कोई शिकायत करे शोभा अपनी बहू के साथ अपने घर जाती है।